पूरी दुनिया में मुंह की बदबू एक आम समस्या बन गई है और इस बदबू को रोकने के लिए एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है टूथपेस्ट का इस्तेमाल। इसलिए इससे मुंह की बदबू ख़त्म होती या नहीं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन हर दिन इस तरह से हर कोई एक बड़ी रकम खर्च करता है। हर घर में इसके लिए बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस मौके पर आज हम मुंह की बदबू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुंह की बदबू दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली पेस्ट की खुशबू ज़रूर अच्छी होती है। ये सच है कि उस समय वो खुशबू हमें या दूसरों को हमारी सांस की बदबू से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुंह की बदबू के कारण का इलाज है? क्योंकि ये शरीर की वजह से होने वाली सांस की बदबू का इलाज नहीं है, ये इसका एक अस्थायी समाधान है। और इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अस्थायी तौर पर इस्तेमाल करके बाजार इस पर चल रहा है, और इसलिए अगर हम इसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करें कि इसके मूल कारणों पर विचार करें तो हम इसका इलाज ज़रूर कर सकते हैं। मुंह की बदबू क्यों होती है और क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पर बेहतर शोध न होने के कारण यह विपत्ति सभी पर आई है। फिर इस बात पर विचार करने के लिए कि मुंह से दुर्गंधी क्यों आती है, हम आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं या इसके प्रयोग से इसे दूर करने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद मुंह में दुर्गंधी आने के कारणों में दो मुख्य कारण स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। उसमें से एक है अपच। इसे अपच का अर्थ हम ये कहते हैं कि व्यक्ति की जीभ पाचन का दर्पण होता है। इसी अपच के कारण यह विकार होता है, क्योंकि जब अपच होता है तो उसमें जो अनुभूति होती है वह दुर्गंध की होती है। अगर सब्जी कम पकाई जाए तो वह जल्दी खराब हो जाती है, उसमें से दुर्गंध भी जल्दी आती है। इसलिए यह कम पाचन या कम पकने वाली आग के कारण होता है। दूसरी चीज़ आयुर्वेद के अनुसार असामान्य रक्त है जो दुष्ट कहा जाता है। इस रक्त दुष्टि के कारण मुंह से दुर्गंधी आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण कर सकते हैं और इसका निश्चित रूप से पता लगा सकते हैं? हाँ, इस प्रयोग में हम 3 दिन तक रात्रि भोजन नहीं करेंगे। दोपहर को भोजन सामान्य मात्रा में लेते। चौथे दिन सुबह हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांसों की दुर्गंधी की मात्रा कम हुई है या बढ़ी है। यदि कम हुई है तो जैसे कि अभी बताया गया, हम कह सकते हैं कि यह अपच के कारण है और इसके लिए हम भोजन कम कर सकते हैं या कम खा सकते हैं। लगभग सभी लोग अपने शरीर की आवश्यकता से थोड़ा सा अधिक खाते हैं, इसका कोई अपवाद नहीं है। यहीं से सभी विकार शुरू होते हैं। इसलिए समय समय पर उपवास करना और अपनी अग्नि को दुरुस्त करना बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। केवल सुगंधित झाग को मुंह में रखने से मुंह के विकार कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। मुंह और गले के कुछ रोग इस दुर्गंधी का कारण हो सकते हैं। उस रोग का लक्षण का इलाज करना आवश्यक है। शरीर में पित्त कम मात्रा में दुर्गंधी युक्त होता है और आयुर्वेद के अनुसार पित्त रक्त तत्व से उत्पन्न होता है, और इसलिए यदि रक्त दुष्टि होती है तो विकृत प्रकार का पित्त यानी दुर्गंध युक्त पित्त उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। अतः उस दुर्गंध का मूल कारण रक्त की दुष्टि ही हो सकती है। अब शास्त्रों में रक्त की दुष्टि के कारण बताए जाने के बाद उसकी चिकित्सा भी दी है। अधिक भोजन करना भी उनका एक कारण है।
इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य कारण है तो उन्हें विशेषज्ञों की सहायता से ढूंढकर उनका उपचार करना आवश्यक है। रक्त रुष्टि का सबसे अच्छा उपचार रक्त मोक्षण है। रक्त मोक्षण का अर्थ है चिकित्सक द्वारा शरीर से कुछ मात्रा में अशुद्ध रक्त का निकालना। यह इसका एक अच्छा और नज़दीकी तरीका हो सकता है। इसमें कोई जोखिम नहीं है। हम जानते हैं कि महिलाओं के मामले में मासिक धर्म के बाद अवांछित लक्षण कम पाए जाते हैं। पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं होता। इसलिए रक्त मोक्षण या आंतों की सवाई एक अच्छा उत्तर है और इसलिए ऐसे लोगों को समय समय पर रक्त से दुष्टि से छुटकारा दिलाना उसके लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है। आयुर्वेद में मुंह में रखने के लिए कुछ सुगंधित पदार्थ बताए गए हैं। हम उनका उपयोग भी करते हैं। इनमें सुगंधित सुपारी, बड़ी सौंफ, धनिया दाल, लौंग, इलायची, जष्टमध आदि शामिल है। वैसे पदार्थ केवल सुगंधित ही नहीं होते बल्कि मुंह में मौजूद सभी शारीरिक अंगों के लिए उपयोगी, मुख रोगों के लिए उपयोगी, अग्नि के लिए लाभदायक होते हैं। केवल सुगंधित ही नहीं होते जिसका उपयोग हम ज़्यादातर भोजन के बाद करते हैं। अगर किसी कारण से मुंह में भोजन के कण फंस जाते हैं तो कुछ भी खाने के बाद मुंह धो ले। इसे दिन में कई बार किया जा सकता है। आयुर्वेद ने रोगों को और उपचार के लिए गर्दन के ऊपर की ओर के इस हिस्से को अलग किया है। नासिका यानी नाक इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। इसका उपयोग दोषों को दूर करने और सिर के क्षेत्र में दवा देने के लिए किया जाता है। इन सभी सिर क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्राप्त करने, बीमारियों को रोकने या कई बीमारियों को ठीक करने के लिए नियमित रूप से नाक में दवा डालने की सलाह दी जाती है। इसे नस्य कहते हैं। इस नस्य की 2 बूंदें रोजाना लें। आयुर्वेद ने रोजाना नस्य के लिए एक कल्प का वर्णन किया है। इसका नाम अनुतैल है। यह बाजार में उपलब्ध है। इसके नियमित उपयोग से उपरोक्त उपायों में लाभ मिलता है। नस्य कर्म पंचकर्म में एक प्रकार का शरीर शुद्धिकरण है। नाक के माध्यम से दवा देने से विशेष रूप से सिर के क्षेत्र में दोष दूर होते हैं। बेशक पंचकर्म में यह शुद्धिकरण आयुर्वेद विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। अब आखिरी सवाल उठता है कि दांतों के सफाई के लिए क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आप मसूड़ों को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कसैले टेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसके लिए पौधों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कफ को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको कड़वे नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप दांतों और मसूड़ों को उसमें से जमा कफ को सुखाना चाहते हैं तो आपको सूखे पाउडर यानी चारकोल पाउडर या राख का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह रात भर जमा हुआ कफ सोख लिया जाता है। वह कफ बाहर फेंक दिया जाता है। उसकी जगह नया कफ आ जाता है। इससे मुंह साफ हो जाता है। देखें कि आपको क्या सही लगता है। आपको इन सभी समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।